दोस्तों नमस्कार। बहुत सी बातें होती हैं इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर, कि औरतों की क्या पोजीशन है और स्पेशली इस्लाम के अंदर औरतों को क्या पोजीशन दी जाती है। बुर्का पहना दिया जाता है और अगर एक औरत की डाइवोर्स हो जाए तो उसका फिर दूसरे मर्द से शादी करने के लिए क्या हलाला किया जाता है, क्या कुछ किया जाता है और किस तरीके से औरतों पे अत्याचार किए जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है हर एक जगह में, लेकिन इस्लाम के अंदर औरतों की क्या पोजीशन है, लेडीज की क्या पोजीशन है, इसी पे बात करने के हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना साहब, जो बड़ी स्टडी करके आए इस इशू के ऊपर। खन्ना साहब, आप क्या सोचते हैं कि जो इस्लाम के अंदर औरतों के साथ क्या उनको बराबर का एटीट्यूड दिया जाता है? इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है और औरतें हैं, जो हिंदू औरतें हैं, उनको क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्या सबके लिए एक रूल होना चाहिए इंडिया के अंदर, क्या हिंदू हो या मुसलमान हो? इसी पे आप ब्रीफ करिए लोगों को, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते जी। नमस्कार। देखिए, ये जो विषय है ना, ये एक देखा जाए तो ग्लोबल विषय है। 57 जो है वो मुस्लिम कंट्री है दुनिया में। ये अपने अपने हिसाब से देखें, सऊदी अरब मुसलमान औरतों को क्या जगह देती है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो देखें। ईरान क्या करता है या बाकी सब जगह पे क्या है, वो देखेंगे। लेकिन भारत में जो है वो हमको इसलिए ज़्यादा ये महत्व का है क्योंकि भारत में मुस्लिम जो जनसंख्या है वो केवल 15-16 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अभी इनका इंटरनल मैटर है, इन्होंने अपने तरीके से क्या एक औरत को क्या जगह देनी है, ये मुसलमान जो है उनको तय करना है। लेकिन भारत में इनके जो अपने कानून हैं, वो कानून जो है वो महिलाओं के कानूनों के समेत हमारे बाकी के कानूनों के साथ में कहाँ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कहाँ जो है इंटरफेयर करते हैं, वो हमारा विषय है, वो हमको देखना चाहिए वो वाला। क्योंकि भारत में क्योंकि पूजा पद्धति का जहाँ तक प्रश्न है, कोई भी लोग अपनी पूजा पद्धति कर सकते हैं, अपने तरीके से वो करें। लेकिन अभी आप हर चीज हमारी इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड होने के कारण से, इनके कानूनों के कारण से भारत में यदि कोई किसी भी एक भारत के जो सेगमेंट है जनसंख्या का, उस पर अन्याय होता है, वो देखना हमारा काम है, हमारे समाज का काम है, हमारी सरकार का काम है। तो ये बात थोड़ी सी पहले तो मैं देखूंगा कि भाई इनका ऐतिहासिक रूप से इस्लाम में एक स्त्री जो है उसका स्थान क्या इन्होंने रखा है। तो उसमें बड़ी चीजें हैं कि जैसे एक उदाहरण है ट्रिपल तलाक का। मुझे एक बिल्कुल। बात बताइए, एक बात बताइए कि क्या इनका विधान था। आप रह रहे हो अभी, समझ लीजिए कि 21वीं शताब्दी में, और आप 7वीं शताब्दी के कानून जो है शरिया कानून वो पालन करोगे, तो वो तो बात जो अनुचित है ना, वो तो किसी भी तरीके से स्वीकृत हो नहीं सकती। तो हमारे यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम किया हमारी सरकार ने कि जो ट्रिपल का अपना तलाक कानून था वो इन्होंने बनाया और कहा कि कोई भी जो मुसलमान मर्द है जब चाहे, छोटी छोटी बातों के ऊपर तलाक दे दिया करते थे कि घर में अगर वो रात के समय में गए और उनको लगा कि खाना ठीक नहीं बना तो गुस्सा हो गया, नाराज हो गए और तलाक 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 कह दिया, वो बेचारी जो है सहाय उसको। और फिर होता पता क्या है कि ऐसी स्थिति में यदि आपका समाज आपका साथ दे कहीं पर भी, तो समाज भी क्या होता था, इस प्रकार से इन्होंने उसके ऊपर शिकंजा कस रखा था औरत के ऊपर कि ना तो वो बेचारी का जो है कोई भाई उससे उसकी सहायता में आ सकता है, ना जो बेसिक जो धर्माचार्य होते हैं, जो कलर्जी होती है उसका काम होता है उसकी सहायता में आना। तो कलर्जी तो बेनिफिशियरी थी, वो तो चाहती थी कि कानून बने रहे, तो उन्होंने कभी उस बेचारी का साथ नहीं दिया। तो अच्छा, इसका एक आपको मैं बताता हूँ कि बड़े हमने लोगों के कितने मुल्ला मौलानाओं के हमने जो स्टेटमेंट सुनी, ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप क्यों बोल रहे हो। बाद में आप देखिए कि एक मैं उदाहरण दूंगा कि ऊपर से बेचारियां सब तो नहीं बोलनी है, धीरे धीरे करके बहुत सी औरतें जो है इस्लाम से भी जो सामने आ रही हैं और कह रही हैं कि हाँ जी, कि बहुत अच्छा काम किया इस सरकार ने कि ट्रिपल कानून के ऊपर जो कानून बना दिया। तो उसमें क्या हुआ है कि जो बेचारी नहीं भी कह सकी
सामने आकर, कैमरे के सामने या मीडिया में आकर, उनके भी दिल में आप जानकर के देखोगे ना, तो उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर सदियों का जो शिकंजा इन्होंने लगा रखा था कि कोई भी मर्द उठता था और आकर के जो है वो बेचारी का, कईयों का ये नई नई शादियां हुई हैं, कईयों के बेचारे के 3-3 4-4 बच्चे हो गए, उनको उन्होंने तलाक दे दी है, वो किस तरह से अपनी जिंदगी आगे गुजारेंगी, इस प्रकार का मसला था। तो एक ऐसी जो बेचारी अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकी, एक्सप्रेस नहीं कर सकी, उनकी भी मैं आपको बताता हूं कि बीच में मीडिया में बड़ी खबरें आई थी कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर पूरे मुसलमान वोट ही थे, जिन बूथ्स के ऊपर, उन बूथों में भी बहुत ही अधिक जो वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये श्रेय दिया जाता है कि उसकी सरकार ने ट्रिपल तलाक का जो कानून लेकर आए हैं, तो उनके पक्ष में वोट दिया। तो उससे बात सिद्ध होती है कि वो बेचारियों ने अपने मन में जो है इस बात का आदर किया, सत्कार किया कि हाँ, हमारे ऊपर जो इतने सदियों का जो शिकंजा था वो इन्होंने हमारा यहाँ से इन्होंने हमारे ऊपर से उठा दिया है। तो ये तो है कि भारत में इसका जो आगे का और भी जो इन्होंने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, उसमें संविधान भी कहता है, जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसका समर्थन भारत का संविधान भी करता है। एक साइड के बाद हर बात में संविधान से संविधान का आदर करें। संविधान ने आपको आपके धर्म की जो है परंपराएं पालन करने का पूरा अधिकार दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संविधान ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो कानून होगा वो सेम होगा। तो आपके धर्म के अंदर तो किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं हो रही ना। आप अपने जो 30 त्योहार मनाते हो, आपकी जो पूजा स्थल है, आप किस प्रकार से पूजा पद्धति फॉलो करते हो, उसका पूरा अधिकार है। लेकिन कानून जो है वो किसी भी एक जो सही प्रकार का डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको आगे बढ़ना है, उसको प्रोग्रेस करनी है, तो कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए, ये बात है। और हम तो ये बार बार कहते आ रहे हैं, सरकार से हमारा आग्रह है और समाज को भी मैं इस बात का आह्वान करता हूं कि आप, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी जो बात की जो अभिव्यक्ति है वो होती है वोट के मार्फत से। तो हम जो है इस बात को भी मौका बना के रखें कि यूसीसी जितनी जल्दी भारत में आ जाएगा उतना ही भारत के लिए अच्छा है। अब आते हैं बात इसके ऊपर के इनका ड्रेस कोड है। अब ड्रेस कोड में मुझे एक बात बताइए, हर चीज के अंदर ये अपना रिलीजन लेकर के आ जाते हैं। आज जब स्थान स्थान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा क्यों सरकार ने लगवाए हैं या क्यों प्राइवेट लोगों ने लगवाए हैं, इसीलिए लगवाए हैं ना कि कभी कहीं किसी प्रकार की कोई घटना हो जाए तो उसमें ऐसी तो भारत में अगर आप देखोगे तो इतना हमारे पास में प्रूफ भी मौजूद है। कई बार तो मर्द जो है वो बुर्का पहन करके औरत के वेश में आते हैं, भीड़ में मिल जाते हैं। जब बीच में इतनी बॉम्ब विस्फोटों की घटनाएं हो रही थी तो उसमें ऐसा था कि बुर्का पहन करके आए और बॉम्ब रख करके चुप करके टिफिन बॉक्स में चले गए। तो ये अगर आप ये सोचो कि नहीं कि हमारा ये धार्मिक अधिकार है, हम तो क्या हर जगह पे बुर्का प्लेस के ऊपर इस प्रकार से ये तीनों चीजें, जो हिजाब चलो ठीक है, हिजाब में सिर्फ सिर कवर होता है, आप मान लो कि हिजाब में भी पब्लिक प्लेस में आप पहन सकते हो, ये आपका ड्रेस कोड हर व्यक्ति का, मैं सिर्फ समाज या किसी धर्म की बात नहीं करता, ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अधिकार है कि उसको किस प्रकार का जो है वो कपड़े पहनने हैं। आप पहनो, हिजाब पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नकाब और बुर्का, नकाब में क्या है पूरा चेहरा आपका कवर होता है और बुर्का में पूरा शरीर कवर होता है। तो मुझे बताइए। अच्छा खन्ना साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मैं एक्चुअली ईरान के अंदर रहा हूँ, तो ईरान के अंदर जो लड़कियां हैं ना, वहां पे क्या कंपलसरी है कि आप अपने बॉडी को ढक के रखिए। जैसे आपने ड्रेस पहनी है, वहां पे स्कर्ट पहनते हैं लोग, लेकिन ऊपर एक मोंटू पहनते हैं, एक कोट पहनते हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, ब्लैक हो, ब्राउन हो, किसी और कलर का हो, तो वो पहनते हैं। साथ में सिर पे क्या होता है, सिर पे स्कार्फ ले लेते हैं, फेस कवर नहीं करते। बाकी किसी की मर्जी है, जो बुर्का पूरा पहने तो अलग बात है, फेस कवर नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ तो अपने जुल्फे निकाल के रखते हैं, क्योंकि ईरानी बहुत ज्यादा फैशनेबल भी है, खूबसूरत भी है, और वहां पे एक सिस्टम चल रहा है। सऊदी के अंदर बुर्के का रिवाज था, लेकिन बुर्के को हटाकर उन्होंने उसको ओपन आउट करना शुरू कर दिया। और हिंदुस्तान के अंदर एक अलग बात चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर सप्रेशन चल रही है लेडीज की, स्पेशली मुस्लिम लेडीज की। हाँ, मैं आपको थोड़ी बताना चाहता था बात। जी देखिए, आपने सूद साहब ईरान का जिक्र किया तो मैं ईरान पे ही पहले आऊंगा
कि ईरान में 2022 में एक बहुत मास लेवल के जो प्रोटेस्ट हुए, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि उन प्रोटेस्टों के दरमियान जो है हजारों जो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और 488 जो है लोग गोली में मरे। ये तो ईरान की ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल कितना होगा बोल नहीं सकते। तो उसमें क्या था कि एक लड़की थी महसा अमीनी करके, ये लड़की ईरानी थी लेकिन इसका जो ओरिजिन था ये कुर्द था। ईरान में जो कुर्दिस्तान है, हाँ जी, कर्डिश ईरान के अंदर भी है, टर्की के अंदर भी है, इराक के अंदर भी है और सीरिया के अंदर भी है। जी हाँ, जी हाँ। तो जो ईरानी कर्दिश मूल की ये लड़की थी महसा अमीनी, इसने हिजाब नहीं पहना हुआ था, जो सिर का आप कहते हैं ना जो स्कार्फ से कवर करते हैं, जो हिजाब है, इसने हिजाब नहीं पहना था। तो इसको वहां की जो मोरल पुलिस थी ईरान की, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया लड़की को। तो इसने प्रोटेस्ट भी बड़े किए, बाद में जेल में इसकी जो है हत्या कर दी गई। उसके एवज में ईरान में इतने प्रोटेस्ट हुए, मैंने जैसे आपको बताया हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और सैकड़ों जो हैं वो हत्याएं उस वक्त उसमें कर दी। तो एक बात तो इससे जो उभर करके सामने आती है वो ये है कि इनके जो ये इन्होंने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा के रखा है, उससे औरतें बिल्कुल भी जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है, क्योंकि देखिए आपने क्या पहनावा पहनना है। अब जो वेस्टर्न इस वक्त लोग देखते हैं उसमें स्कर्ट्स चलती हैं, उसमें टाइट्स चलते हैं, उनके अपना जो है पहनने का उसका प्रभाव भारत में भी बहुत आ रहा है। तो ये समाज तय करेगा, ये जो है ये तय करेंगी, जो इंडिविजुअल तय करेगा कि मेरे को कौन सा परिधान पहन करके निकलना बाहर। आप उनके ऊपर बंदिश लगा दोगे अगर, तो उनकी फीलिंग्स को आप सप्रेस कर रहे हो। मुझे इस बात की हैरानी होती है कि जो ह्यूमन राइट्स वाले दुनिया में इतनी हर जगह पे झंडा लेकर के पहुंच जाते हैं, विमेन्स एम्पावरमेंट वाले जो हैं, आपको छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन में यूएनएचआरसी में पहुंच जाते हैं। तो क्या एक इतना बड़ा 200 करोड़ की लगभग जनसंख्या है, वैश्विक जनसंख्या मुसलमानों की, तो 50% जो है वो तो औरतें हैं ही हैं। तो 50% मतलब 100 करोड़ आपने स्त्रियों की भावनाओं को दबा के रखा है, कुचल के रखा है। आप उनको अधिकार दीजिए कि आपने क्या करना है। उनको आप एजुकेट भी होने नहीं देते। बहुत से आप अगर आप एजुकेशन लेवल देखोगे, मुझे एक बात बताइए कि आज के 21वीं शताब्दी में जब इंसान स्पेस तक चला गया, स्पेस से आगे भी देख रहा है कि कितनी गैलेक्सीज हैं, हमारे ये पूरी सृष्टि के उत्पन्न का कारण क्या था, वो थ्योरीज पे काम हो रही है। रोबोटिक्स इतना जबरदस्त साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसमें से आपकी जनसंख्या के 50% भाग को जो है वो एजुकेशन से दूर रखने का प्रयास करोगे तो समाज कैसे तरक्की करेगा। और वो समाज जिस राष्ट्र का हिस्सा है, वो राष्ट्र की तरक्की के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। भारत का उदाहरण आपके सामने है, ये सारे पैरामीटर जो है अपने सामने आते रहते हैं। फिर अपन आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि क्योंकि अगर औरत वो नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो वो इकोनॉमिक जो है प्रोसेस है उसका कैसे भाग बनेगी। आप आज अगर आप पैरामीटर देखेंगे, मैं आपको इस्लामी देशों का ही बताता हूं जो पूरे पैरामीटर्स है, इनमें हम 3-4 भाग में इनको हम कर सकते हैं। जैसे एक भाग में टर्की और इंडोनेशिया जैसे कंट्री आ जाते हैं, एक भाग में भारत जैसे आते हैं, एक में टोटल वो आते हैं कि जहां बिल्कुल भी इनको अधिकार नहीं दिए गए। आप इंडोनेशिया की जीडीपी जो है वो स्टडी करो, इंडोनेशिया की वो एकदम तरक्की के ऊपर है, वो ऊपर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरे अधिकार दिए हुए हैं अपनी स्त्रियों को, हर प्रकार से वो एजुकेट भी उनको वो करने दे रहे हैं। और वो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी रखी है, उन्होंने कहा देखो हमने मजहब तब्दील किया था, हमने अपने पूर्वज तब्दील नहीं किए, हो ही नहीं सकते, और हमने अपनी संस्कृति तब्दील नहीं की। आज भी वहां पर क्या है, रामायण का जो है वो जगह जगह के ऊपर होते हैं, ड्रामाज होते हैं, महाभारत के ऊपर होते हैं। आप देखो ना कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट अभी यूएन के अंदर गए थे, यूएन के अंदर बोलते हुए एंड में उन्होंने कहा हरिओम, और बाली के अंदर तो बहुत से मंदिर हैं। बिल्कुल, उन्होंने ओम शांति कहा कि मतलब अगर आपको जो है ओम शांति, हम तो वैश्विक मानते हैं ना, हम ये थोड़े कहते हैं कि हिंदुओं का ही है,
तो शांति तो होगी। हमारे यहाँ पर तो क्या होता है, शांति मंत्र ओम देव शांति अंतरिक्ष वगम शांति पृथ्वी, मतलब हमने अंतरिक्ष की भी शांति मांगी, पृथ्वी की भी मांगी, देवलोक की, हर जगह पे हम तो शांति की प्रार्थना करते हैं। उसमें पूरे मानव जाति की ही कल्याण है। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा मेरे पूर्वजों की जो परंपराएं हैं, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने यूएन में कहा कि मैं उनको नहीं बदल सकता, तो ओम शांति से बात की। वहां पर गणेश भगवान की जो प्रतिमा है, उसका चित्र है, उनकी करेंसी पे चला करता था। अभी पिछले कुछ सालों में जब से क्या हुआ कि दुनिया में जिहादी प्रवृत्ति बढ़ गई, तो उन्होंने वो चित्र वहां से निकाल दिया। लेकिन समुद्र मंथन का जो पूरा एक बना हुआ है, मॉडल बना हुआ है, उनके यहाँ पर आप एयरपोर्ट पे देख सकते हो। अब ये भी एक देश है। इसी प्रकार से टर्की में भी क्या था, जब ऑटोमन एम्पायर थी, तो ऑटोमन एम्पायर ने भी ट्रेडिशनली अपनी औरतों को बहुत पहले दबा के रखा था। कमाल अतातुर्क जब इसकी खिलाफत की एब्रोगेशन हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो कमाल अतातुर्क जो वहां पर टर्की में आया, तो उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोग्रेसिव, अगर मैं यूरोप का हिस्सा हूं और मैं कहता हूं कि मुझे यूरोप का हिस्सा माना जाओ, तो मुझे लिबरल वैल्यूज जो हैं उनको एडहर करना है। तो उसने औरतों को बड़ी आजादी दी। आज से 10-15 साल पहले तक टर्की में ये था, कहीं पर भी आपको हिजाब नजर नहीं आता था, नकाब नजर नहीं आता था। औरतें जैसे बाकी के यूरोपियन देशों में औरतें जिस प्रकार से आया जाया करती थी, बीचेस पे आपको मिला करती थी। लेकिन पिछले 10-15 साल से जब से ये अर्दोआन आया है ना, तो अर्दोआन अच्छा, मैं आपके थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि मैं ईरान में पोस्टेड था, तो ईरान से लोग ना जाते थे यूरोप के अंदर, भागना चाहते थे वहां से, क्योंकि वहां पे इस्लामिक रूल बहुत कट्टर है। तो मोस्टली जाते थे टर्की के रास्ते, और जैसे बॉर्डर क्रॉस करते थे तो हिजाब को हवा में फेंक देते थे, और टर्की के अंदर स्कर्ट पहनी जाती थी, लेडी स्कर्ट पहनती थी एर्डोगन के आने से पहले। तो बहुत उनको फ्री फील करते थे। इवन जो ईरानियन इंडिया के अंदर आते हैं, कहते हैं जैसे हम अपने एयर स्पेस को निकालते हैं, यानी कि इंडियन एयर स्पेस में घुसते हैं, तो हमें ना ठंडी सांस आने लग जाती है, क्योंकि बहुत से ईरानियन बॉम्बे के अंदर रिजाइड करते हैं, उनकी फैमिली पढ़ती है यहाँ पे, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हाँ प्लीज। अभी क्या है कि मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक जो पैरामीटर उनकी, तो टर्की जब तक जो था प्रोग्रेसिव था, ये अर्दोगान के आने से पहले, तो आप उसके इकोनॉमिक मापदंड सारे देख लीजिए, और इसके आने के बाद देख लीजिए आज उसकी करेंसी की वैल्यू क्या रह गई है टर्की की। क्योंकि आप और भारत में भी अगर हम अपने संदर्भ में आए, तो मैं तो ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज पूरे भारतीय समाज की स्त्री को जो स्थान मिला हुआ है, वही स्थान हमारे मुस्लिम समाज की स्त्री को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये उसका राइट है, ये उसका अधिकार है। मैं बार बार कहता हूं, मजहब से उसका कोई संबंध नहीं है। आप मजहब जो है आप अपना तरीके से जो रखिए, स्त्री का अधिकार का मजहब से क्या लेना देना है। अपने यहाँ पर कॉमन सिविल होना चाहिए। कॉमन सिविल कोड में जो है वो सभी अधिकार उनको भी हमारी और हमको। अब अगर आप देखिए कि जैसे मैं कह रहा हूं कि 15% भारत में मुसलमानों की जनसंख्या है, जिस प्रकार से हम जीडीपी के ग्रोथ का हम टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें उस समाज का भी उतना योगदान होना चाहिए। नहीं तो 15% जो है हमारे ऊपर, जो हमारी तरक्की होनी है, वो उसका हमको नुकसान है, उसका डेफिसिट है। और उस समाज के 15% में जो 7.5-8% जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं जब तक एजुकेटेड पूरी तरह से नहीं होंगी, जब तक उनको पूरी तरह से, और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बहुत दफा क्या होता था कि जब क्राइम की बात आती थी, तो हम कहते थे कि देखो जी कि एक जगह के ऊपर, जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 11.5% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन जेलों के अंदर तो 25-26% है। तो उस वक्त जो इनके समर्थक थे, वो एक हमको आंकड़ा देते थे, देखो जी ये पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन के कारण है, इनके पास में एम्प्लॉयमेंट के स्कोप नहीं है। तो मेरा ये बड़ा सिंपल सा उत्तर है, हर व्यक्ति इस बात से मेरे से सहमत होगा कि किसने रोका आपको पढ़ने लिखने से? किसी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि आप ये नहीं आओ हमारे यहाँ पे? आप अगर मदरसे मकतबों के अंदर जाकर के उनको एजुकेट करोगे, मॉडर्न एजुकेशन नहीं दोगे आप, तो कैसे, किस प्रकार से एजुकेशन होगी? क्योंकि आज जो एजुकेशन इतनी ज्यादा तरक्की जो है कर चुकी है, आप उनको मदरसों की एजुकेशन के आधार के ऊपर आप नहीं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी में ला सकते। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा, बांग्लादेश का। बांग्लादेश जो इतना पिछड़ा हुआ जो देश था, कि मतलब एक प्रकार से वहां पर गरीबी इतनी अधिक थी, ये हमारे सामने देखी हुई बात है। तो वहां पर जब क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमिक रिसर्जेंस हुई,
तो सबसे ज्यादा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया रेडीमेड गारमेंट्स में। रेडीमेड गारमेंट्स में अगर आप वहां की आज आपको यूट्यूब के ऊपर इतनी वीडियोस मिलेंगे कि आप देखेंगे कि उधर फैक्ट्रियों के अंदर जो अगर कहीं कोई डिपार्टमेंट है जहां आदमी लोग काम कर रहे हैं, सिलाई मशीन पर अधिकांश आपको बैठी हुई महिलाएं ही दिखती थी। तो उसका परिणाम भी सामने आया कि जब पूरे समाज को आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा दिया तो उसके रिजल्ट सामने आते हैं। तो बांग्लादेश जो है वो धीरे धीरे दुनिया में जितने बड़े रेडीमेड गारमेंट्स के उत्पादक देश में थे उनमें से एक नाम बांग्लादेश का भी आ रहा था। तो लेकिन अभी वापस से 1 साल से आप देखो, जब से वापस से वहां पर जिहादी आए हैं, जमात इस्लामी ने वापस से वहां पर अपनी जो है वो षड्यंत्र करने शुरू किए। बहुत अच्छी प्रधानमंत्री थी उनके पास में शेख हसीना जितने अच्छे, उसको बेचारी को निकाल करके वहां से बाहर कर दिया। और अभी वो आंकड़े हमारे सामने आने शुरू हो गए हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी वापस से उस दौर में पहुंच रही है कि जो दौर उनका ऐसे 15-20 साल पहले गुर्बत का दौर था उसमें जा रही है। तो ये तो इनका एक इंटरनल प्रश्न है ये समाज का कि आप जब तक दुनिया से कदम मिला करके नहीं चलोगे आप पीछे रह जाओगे। आप पीछे रह जाओगे तो फिर उसमें जब आप इकोनॉमिकली जो होते लगाड़ बन जाते हो तो फिर क्या और भी बड़ी अलामतें हैं जो आप आती हैं। फिर आप कहते हो क्राइम बढ़ गया, फिर आप कहते हो कि धार्मिक रेडिकलिज्म बढ़ गया। तो वो तो आपके हाथ में है ना इसको कंट्रोल करना। वो कोई दूसरे आकर के तो नहीं कहेगा ना। हम आप आज बात कर रहे हैं, हम इनको संदेश दे रहे हैं, इसके ऊपर अमल करना तो इनका काम है ना। ये तो अमल उस पर करेंगे जो इनके मुल्ला कहेंगे, मौलवी कहेंगे, काजी कहेंगे, इमाम कहेंगे, ये उसको पर अमल करेंगे। ये तो इनको देखना है कि हमने किस प्रकार से अपने आप को सुधारना। जी ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे लगता है खत्म करें प्रोग्राम को। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो इस्लाम के बारे में ब्रीफिंग दी हमें। और यही कहेंगे कि लोगों को कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप जो भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे कोशिश करेंगे कि आपको उसके ऊपर वीडियो बना सकें। आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।